अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हसन रजा और हम कर रहे हैं G12 की फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी प्रीवियस गुफ्तगू में बॉर्स एटॉमिक मॉडल पर बात कर रहे थे। हम ये बात कह चुके हैं कि बॉर्स एटॉमिक मॉडल के मुताबिक एक इलेक्ट्रॉन जब किसी न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है तो वो इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, कॉन्टिन्यूअसली रेडिएट करके न्यूक्लियस के करीब आता नहीं रहता। डियर स्टूडेंट्स, यही वो पॉइंट था जो कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। फिर सेकंड पोस्टुलेट में हमने ये देखा था कि बोहर कहता है कि न्यूक्लियस के गिर्द सिर्फ वो ऑर्बिट्स परमिसिबल हैं जिन ऑर्बिट्स में एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटेग्रल मल्टीपल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से कहीं भी घूम नहीं सकता, सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगा जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटेग्रल मल्टीपल है। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पोस्टुलेट क्या है, हमें समझने के लिए चलना पड़ेगा अपने लाइट बोर्ड की जानिब। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से आप अभी देख चुके हैं कि हम थोड़ी सी बात बोर्स एटॉमिक मॉडल की जो प्रीवियस लेक्चर में की थी रिकॉल कर चुके हैं। पहले दो पोस्टुलेट्स डिस्कस करने के बाद लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पोस्टुलेट। तीसरे पॉइंट के बारे में बात कर ली जानी चाहिए। सो यहाँ पे लिखते हैं पोस्टुलेट नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, क्या है ये पोस्टुलेट? स्टूडेंट्स, ये जो थर्ड पोस्टुलेट है, यूं समझ लीजिए कि पहले पोस्टुलेट ही की किसी हद तक एक्सटेंशन है। अभी आपने देखा, मैंने बताया भी कि पहले पोस्टुलेट में बोहर ये कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम में न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है तो वो रेडिएट नहीं करता, वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता रहता है, वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव या रोटेट करता रहता है, किसी किस्म की एनर्जी रेडिएट या एमिट नहीं करता। अब इसी बात को बोहर ने थर्ड पोस्टुलेट में एक्सप्लेन किया कि आखिर एक इलेक्ट्रॉन कब किस सूरत में एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करता। बोहर कहता है कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है। ट्रांजिशन से क्या मुराद है? ट्रांजिशन से मुराद है कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन अपने शेल से हायर शेल या लोअर शेल में जंप करता है तो उस वक्त या एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या एनर्जी एमिट करता है। तो ट्रांजिशन से मुराद है कि जब भी अपने शेल से किसी दूसरे शेल पे जंप करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए इस पॉइंट को लिखकर समझने की कोशिश करते हैं। When an electron makes a transition such that, जैसा कि it jumps from high energy level to low energy level, it radiates energy। तब वो एनर्जी रेडिएट करेगा। सवाल ये पैदा होता है कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा? इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ बोथ शेल्स। चलिए इस पॉइंट को थोड़ी सी डिटेल में समझ लेते हैं। इस पॉइंट को डिटेल में समझने के लिए हमें फिर से जरा ड्रॉ करना पड़ेगा बोहर का एटॉमिक मॉडल। ये हमारे पास सेंट्रल न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और उस न्यूक्लियस के गिर्द ये रहा एक इलेक्ट्रॉन जो उसके न्यूक्लियस के गिर्द सबसे क्लोजेस्ट ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है। ये बात हम पहले भी देख चुके थे कि जो न्यूक्लियस के सबसे करीब तरीन ऑर्बिट या शेल है, दैट इज सेड टू बी द लो एनर्जी शेल। यहां पे इसकी एनर्जी लो है और लेट्स से इसे जाना है किसी हाई एनर्जी शेल में।
तो डियर स्टूडेंट्स, जब इसे लो से हाई एनर्जी शेल में जाना है तो क्या करेगा ये? उस वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। लो से हाई में जा रहा है, उसे एनर्जी चाहिए। सो ये जो दूसरा शेल है दैट इज द हाई एनर्जी शेल। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ एग्जाम्पल के तौर पे जो बात हमने यहाँ पे लिखी है उस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। ये है किसी हाई एनर्जी शेल में। अब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी शेल से लो एनर्जी लेवल पे ट्रांजिशन करना चाह रहा है, जंप करना चाह रहा है। So when an electron makes a transition such that it jumps from high energy level to the low energy level. तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये इलेक्ट्रॉन इस हाई एनर्जी लेवल से जंप करके आना चाह रहा है लो एनर्जी लेवल पर। तो क्या करेगा? देखिए, इसके पास इस नीचे वाले शेल से ज्यादा एनर्जी है और ये आना चाहता है इस नीचे वाले शेल पर कम एनर्जी पर। तो जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी ये एमिट कर देगा। सो इट विल एमिट एनर्जी ई। कितनी एनर्जी एमिट करेगा? मैं कहता हूं लेट्स से हमारे इस अंदरूनी शेल को के कहते हैं, इस शेल को एल कहते हैं। तो एनर्जी एमिट करेगा ई ऑफ एल माइनस ई ऑफ के बराबर है। ये वो एनर्जी का डिफरेंस है जो एमिट करके वो लो एनर्जी लेवल पर आने के काबिल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पे भी इसी फॉर्मूला को लिख देते हैं। हाउ मच एनर्जी इट विल एमिट द एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ बोथ शेल। दोनों शेल्स की एनर्जी लेवल के डिफरेंस के मुताबिक एनर्जी एमिट करेगा। डेल्टा ई इज इक्वल टू, अगर L से K पे आ रहा है तो हम यहाँ पर L से K की बजाय L से K पे लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ही L से K पे। ये बात समझाने के लिए कही है। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल से जंप करता है तो उसकी स्टेट N है और जहां पर जंप करता है उसे P कहते हैं। ये भी आप जानते हैं, तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर L और K यहाँ पे लिखा। तो आप इसी फॉर्मूला को यूं भी लिख सकते हैं। डेल्टा E किससे जंप कर रहा है? E N से जंप कर रहा है, E P में जंप कर रहा है। तो ये एनर्जी एमिट करेगा। अब ये एनर्जी कितनी होगी? E इज इक्वल्स टू HF होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वो थर्ड पॉस्टुलेट था जिसकी रूट्स, जिसकी जड़ें 1900 में 1900 में दी जाने वाली मॉडर्न थ्योरी में मिलती है। ये वही मॉडर्न थ्योरी है जो हमने चैप्टर नंबर 19 में पढ़ी थी, जिसे मैक्स प्लैंक की थ्योरी कहते हैं। मैक्स प्लैंक वो सबसे पहला शख्स था जिसने लाइट की पार्टिकल नेचर पर बात की थी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या बात की थी? मैक्स प्लैंक ने यही बात की थी कि एनर्जी जब भी एमिट या एब्जॉर्ब की जाती है तो क्वांटा की सूरत में एब्जॉर्ब या एमिट की जाती है। कॉन्टिन्यूअस मैनर में एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब नहीं होती। तो इसका यही थर्ड पॉइंट वो पॉइंट था जिसकी रूट्स क्लासिकल थ्योरी से हटकर मॉडर्न थ्योरी यानी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से मेल खाती। डियर स्टूडेंट्स, अब जिस तरह से मैं आपको अपनी प्रीवियस क्लास में भी ये बात क्लियर कर चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल है वो किसी खास जस्टिफिकेशन पर बेस नहीं करता। यानी जो बोहर ने 3 पॉस्टुलेट्स दिए हैं वो इसने ये बताने की कोशिश में दिए हैं कि एक एटम कुछ इस तरह से बिहेव करता है। इसकी रीजन क्या है, एटम इस तरह से बिहेव क्यों करता है, ये बोहर भी नहीं जानता था। फॉर एग्जाम्पल, जो पहला पॉस्टुलेट था उसमें बोहर ये कह चुका है, आप देख चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर, कि एक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता रहेगा। जब तक ट्रांजिशन नहीं करनी तब तक इसकी एनर्जी फिक्स्ड रहेगी। इसकी रीजन क्या है, बोहर एक्सप्लेन नहीं कर सका। फिर सेकंड पॉस्टुलेट में बोहर ने यह कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी शेल में ऑर्बिट करेगा जिस शेल का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटेग्रल मल्टीपल होगा।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी बोहर ने बस कैलकुलेशन से बात फाइंड आउट की थी, एक्सपेरिमेंटली ये बात देखी थी, लेकिन इसकी जस्टिफिकेशन क्या थी कि भाई क्यों, व्हाई एन इलेक्ट्रॉन ओनली रिवॉल्व्स इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट वेयर its angular momentum is the integral multiple of h by 2 pi. So Bohr didn't know that at that time. There was no justification. फिर उसके बाद थर्ड पॉस्टुलेट भी आप देख चुके हैं। इस थर्ड पॉस्टुलेट में भी बोहर ने ये बता दिया है कि एनर्जी क्वांटा की फॉर्म में निकलेगी जब एक इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर पे आएगा, या लोअर से हायर पे जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। लेकिन क्यों? The reason was unjustified at that time. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहां पे काबिल गौर बात एक और है। पहला और ये थर्ड पॉस्टुलेट किसी हद तक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से मेल खाते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी यही कहती है कि एनर्जी हमेशा क्वांटा की फॉर्म में एमिट या एब्जॉर्ब होती है, कॉन्टिन्यूअस पैटर्न से एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट नहीं हो सकती। तो उसके पहले और तीसरे पॉइंट में यही बात किसी हद तक एक्सप्लेन की गई थी। सो द प्रॉब्लम वाज, ये जो सेकंड पॉस्टुलेट था, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू h over 2 पाइज इंटेग्रल मल्टीपल, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन उस वक्त तक अवेलेबल नहीं थी। लेकिन फिर एक फरिश्ते के तौर पे लुईस de Broglie आया और उसने बोहर कि इस सेकंड पॉस्टुलेट की एक्सप्लेनेशन दी, वजाहत की। इसे इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल बाय de Broglie कहते हैं। इंटरप्रिटेशन का लफ्जी मतलब है इसकी तशरीह करना, वजाहत करना। सो डियर स्टूडेंट्स, लिखते हैं, हेडिंग देते हैं, इंटरप्रिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। डियर स्टूडेंट्स, बोहर्स एटॉमिक मॉडल की तशरीह किसने की? de Broglie ने की। सो इट वाज डन बाय de Broglie। किस शख्स ने की? लुईस de Broglie। डियर स्टूडेंट्स, de Broglie क्या कहता है, इस पॉइंट को, इस बात को जरा गौर से सुनिए और समझिएगा। आप जानते हैं हम 19th चैप्टर में ये बात क्लियरली वाज़े तौर पे देख चुके हैं। हम देख चुके हैं कि लाइट की पार्टिकल नेचर है, और लाइट की पार्टिकल नेचर को बहुत सारे फिनोमेना जस्टिफाई करते हैं। पेयर प्रोडक्शन हमने देखा, कॉम्पटॉन्स इफेक्ट हमने देखा, ये वो सारे फिनोमेना थे जहां से लाइट की पार्टिकल नेचर जस्टिफाई होती है। जब तमाम साइंटिस्ट, तमाम अजीम अजहान, ग्रेट माइंड्स लाइट की पार्टिकल नेचर पर बात कर रहे थे, तब एक शख्स उठा और उसने पार्टिकल्स की वेव नेचर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। He was लुईस de Broglie। सो लुईस de Broglie वो शख्स था जो ये कहता था कि पार्टिकल्स की भी वेव नेचर होती है, पार्टिकल्स भी एज अ वेव बिहेव कर सकते हैं। और उसने इस बात पर एक थ्योरेटिकल फार्मूला भी पेश किया था। उस फार्मूले के मुताबिक आप पार्टिकल्स की वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, और फार्मूला कुछ इस तरह से था, लैम्डा इज इक्वल्स टू h ओवर mv। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए, ये जो mv है, mv इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। मोमेंटम पार्टिकल की एक नेचर है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि मोमेंटम पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है, पार्टिकल्स का मोमेंटम हुआ करता है। और डियर स्टूडेंट्स, ये वेवलेंथ लैम्डा वेव्स की नेचर है, ये वेव्स की नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो de Broglie ने मोमेंटम से इस किसी भी पार्टिकल की वेव नेचर या वेवलेंथ को फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला दे दिया था। यानी कि de Broglie ये बात कर रहा था कि पार्टिकल्स की भी वेव नेचर होती है, यानी वेवलेंथ होती है,
और आप जानते हैं ये बात उसने कहां पर अप्लाई करके दिखाई? ये बात अप्लाई होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम पार्टिकल्स की वेव नेचर को यूज करते हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, के वाकई पार्टिकल्स की वेव नेचर होती है और de Broglie ने इसके सेकंड पोस्टुलेट को भी with the help of wave nature of particles ही एक्सप्लेन किया। सो de Broglie ने सबसे पहला पॉइंट इस बॉर्स एटॉमिक मॉडल के सेकंड पोस्टुलेट को साबित करने के लिए जो पेश किया वो ये था कि इलेक्ट्रॉन एक वेव की सूरत में एक न्यूक्लियस को ऑर्बिट करता है। सो ये बात de Broglie कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन orbits the nucleus in the form of wave। डियर स्टूडेंट्स, ये बात थोड़ी सी डाइजेस्ट करना मुश्किल है, आई नो, लेकिन ये बात de Broglie ने ऐसे ही पेश की थी जैसे मैं आपको बता रहा हूं। de Broglie कहता है क्योंकि पार्टिकल्स वेव की तरह से बिहेव कर सकते हैं जैसे कि वेव्स पार्टिकल्स की तरह से बिहेव कर चुकी हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने देखा था कि वेव की तरह नहीं, एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही थी। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम एक वेव का मोमेंटम देख रहे थे। कॉम्पटन्स इफेक्ट में भी हम एक वेव का मोमेंटम देख रहे थे। जरा रिकॉल कीजिए, ये बात यहां पर आपको समझानी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम देख रहे थे कि एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन जब इसे आकर एक वेव टकराती है तो अपना मोमेंटम इस इलेक्ट्रॉन को दे देती है और बड़ी वेवलेंथ के साथ डायफ्रैक्ट हो जाती है और ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी डायरेक्शन में स्कैटर करता है। यानी कि यहां पर लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी का वही फॉर्मूला लगेगा जो कॉम्पटन्स इफेक्ट में आपने पढ़ा था। कॉम्पटन्स इफेक्ट में आपने कहा था कि इस वेव ने अपना मोमेंटम इलेक्ट्रॉन को दे दिया, यानी मोमेंटम इसका कम हो गया जिसकी वजह से इसकी वेवलेंथ इंक्रीज कर गई। तो वहां पर ये मिसाल देने का मकसद ये था ताकि मैं बात क्लियर कर सकूं कि वहां पर एक वेव का मोमेंटम है, यानी वेव की पार्टिकल नेचर है, तो वेव्स की पार्टिकल नेचर होती है। इसी तरह से एक पार्टिकल भी एज अ वेव बिहेव कर सकता है। इसी बात को de Broglie ने एक इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई किया। कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की सूरत में एक न्यूक्लियस को ऑर्बिट नहीं करता। एक इलेक्ट्रॉन एक वेव की सूरत में एक न्यूक्लियस को ऑर्बिट करता है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पर बात काबिल गौर ये है कि ये वेव कौन सी होगी, कैसी होगी। देखिए, अगर एक ओपन मीडियम हो तो उसमें पैदा होने वाली वेव्स सिंपल एक खास डायरेक्शन में मूव करती हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, समझाने के लिए यहां पर ही लिख लेता हूं क्योंकि ये बात से थोड़ी सी सेपरेट बात है। सपोज कर लीजिए कि अगर आप एक रस्सी को झटक दें तो आप देखेंगे कि उसमें एक वेव जनरेट होगी और वेव आगे किसी खास डायरेक्शन में प्रोग्रेस करती चली जाएगी। ये है प्रोग्रेसिव वेव। लेकिन अगर आप इसी रस्सी को दोनों एंड्स से कन्फाइन कर दें, ये मीडियम एक क्लोज्ड मीडियम बना दें, अब डियर स्टूडेंट्स इसे झटकने पर, प्लग करने पर आप देखेंगे कि इसमें एक प्रोग्रेसिव वेव नहीं जबकि एक स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगी। सो इन अ क्लोज्ड मीडियम द वेव इज ऑलवेज द स्टेशनरी वेव। तो de Broglie कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द एक वेव की सूरत में ऑर्बिट कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वेव कौन सी होगी। सो
दिस इज अ स्टेशनरी वेव। तो चलिए यही पॉइंट यहां पर लिखता हूं, इलेक्ट्रॉन, इसी पॉइंट को रिफाइन कर रहा हूं, ऑर्बिट्स द न्यूक्लियस in the form of stationary wave। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखना चाहते हैं कि ये कैसे दिखेगा तो फिर इस पिक्चर को देखिए। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पिक्चर इस वक्त आप अपने सामने आई हुई देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नहीं है, जबकि इस ऑर्बिट में एक पूरी की पूरी स्टेशनरी वेव बनी हुई है। न्यूक्लियस के गिर्द एक पार्टिकल चक्कर नहीं काट रहा, न्यूक्लियस के गिर्द एक पूरी स्टेशनरी वेव बनी हुई है। अब de Broglie ये कहता है कि वो, बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है, गौर से सुनिएगा, सिर्फ वो ऑर्बिट परमिसिबल होगा जहां पर मुकम्मल वेव्स बन सकती हो, जहां पर इंटेग्रल वेव्स कंप्लीट होती हो। वो रेडियस, वो पाथ ऑर्बिट नहीं बन सकता जहां पर इंटेग्रल वेव्स नहीं बनती। माय डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल के तौर पे इस पॉइंट को यूं समझाना चाहता हूं। सपोज कीजिए कि इस न्यूक्लियस के गिर्द ए पॉइंट से ये वेव, स्टेशनरी वेव शुरू होती है जो घूमकर वापस इसी पॉइंट तक आएगी। लेट्स से इस ए पॉइंट पर एक नोड बन रहा है, तो स्टेशनरी वेव्स का जब चक्कर इस न्यूक्लियस के गिर्द कंप्लीट होगा तो ए पॉइंट पर दोबारा नोड ही बनना चाहिए। इसे हम कहेंगे कि ये n नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीट हो रही हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर ऐसा हो कि इस ए पर नोड की बजाय एंटी नोड बन जाए तो यहां पर ये वेव कंप्लीट नहीं हो रही। वेव कंप्लीट नहीं हो रही तो जहां पर वेव कंप्लीट नहीं हो रही होगी वो ऑर्बिट नहीं बन सकता। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर वापस आगे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द de Broglie, सिर्फ वही ऑर्बिट, वही पाथ, रेडियस या परमिसिबल ऑर्बिट कहला सकता है जहां पर n वेव्स कंप्लीट हो रही हो। सो हम ये कह सकते हैं, द L length of the orbit is only permissible if it contains n lambda waves। अगर तो यहां पर L lambda waves आएंगी तो ही वो ऑर्बिट परमिसिबल है। इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे L क्या है, ये लेंथ ऑफ ऑर्बिट है। सिंस ऑर्बिट इज सर्कुलर इन नेचर, तो डियर स्टूडेंट्स L इज इक्वल टू 2 पाई r लिखा जाता है। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। पुटिंग 2 in 1, what you will get dear students। चलिए फिर यहां पर लिखना शुरू करते हैं। ये हो जाएगा 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा। इसे एक इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और आप ये इक्वेशन देख चुके हैं जिस de Broglie's थ्योरम की, de Broglie की एक थ्योरी की, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। इसमें से ये जो लैम्डा की वैल्यू है इसे इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। ये जो लैम्डा की वैल्यू है ये यहां पर सब्स्टिट्यूट कीजिए और देखिए व्हाट यू विल गेट डियर स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये देखिए, यू विल गेट 2 पाई r इज इक्वल्स टू n h ओवर mv। बस अब आपको क्या करना है, इस mv को इस तरफ ले आइए, इस 2 पाई को इस mv की जगह पे ले जाइए, तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। mv r इज इक्वल्स टू nh ओवर 2 पाई। तो हो गई बोहर की बात सच्ची। बोहर का सेकंड पोस्टुलेट de Broglie ने दुरुस्त साबित कर दिया। de Broglie साबित कर चुका है कि सिर्फ वही ऑर्बिट परमिसिबल है जहां पे उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम
h/2 का इंटेग्रल मल्टीपल है, वेयर दिस n कुड बी एनी इंटीजर, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे बॉस एटॉमिक मॉडल की गुफ्तगू आप तक पहुंची है और बॉस एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स आप समझ चुके हैं। सेकंड पोस्टुलेट पर डे ब्रॉगली ने जो अपनी इंटरप्रिटेशन, अपनी एक्सप्लेनेशन पेश की थी, वो भी आपको क्लियर हो चुकी है। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। मुलाकात करूंगा आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय।